हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जगजीवन और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल वॉरियर जोन में, जहाँ पे हम डेली जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे डिफेंस स्टडीज़ के, चाहे वो CDS के हों, चाहे वो FCAT के हों, चाहे फिर वो NDA के हों, उनके लिए हम डेली वीडियोस लेके आते हैं। और आज मैं आपके लिए इंग्लिश की जो वीडियो लेके आऊँ ये है डिटर्मिनर की वीडियो। ठीक है, एक तो देखो डिटर्मिनर में आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, वो एक अलग बात है। ये जो डिटर्मिनर्स हैं ये मोस्ट कंफ्यूजिंग डिटर्मिनर्स होते हैं इंग्लिश में। हमें समझ नहीं आता कि एल्डर कब यूज़ करना है, ओल्डर कब यूज़ करना है, म्यूचुअल क्या होता है, कॉमन किसे कहते हैं, फॉर्मर कब यूज़ होगा, फॉरमोस्ट कब यूज़ होगा, फर्दर या फार्दर में डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है, ईच एवरी। अब हमें लगता है यार जो मर्जी कह लो, चाहे ईच कह लो, एवरी कह लो, पर जब हम ग्रामर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेम नहीं है। ईदर, एनी या नीदर, नन में क्या डिफरेंस होता है, ऑल एंड होल में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, सिक होते हो आप कि इल होते हो, जब आपको बुखार चढ़ जाता है, जब बीमार होते हो तो आप क्या होते हो, सिक के इल, हमें आज तक नहीं समझ आया। ऑरल में क्या होता है, वर्बल में क्या होता है। ठीक है, तो ये जो 10 मोस्ट कंफ्यूजिंग हमारे पास पेयर्स होते हैं ना टर्मिनल्स के, आज हमने अपने लेक्चर में इनके बारे में बात करनी है कि हाउ एग्जैक्टली वी यूज दैट थिंग्स ना इन आवर ग्रामर। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है जी एल्डर एंड ओल्डर। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एल्डर का मतलब क्या होता है जी बड़ा, और ओल्डर का मतलब होता है बूढ़ा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक और बात आती है। अब जो मान लो हमारे दादाजी हैं, हमारे दादाजी एल्डर हैं कि ओल्डर हैं। अब कोई कहे कि सर वो तो दोनों ही है जी, वो एल्डर भी हैं, वो तो ओल्डर भी हैं। अच्छा, जो आपका बड़ा भाई है वो एल्डर है कि ओल्डर है, सर वो तो एल्डर होता है जी, वो ओल्डर थोड़ी है, वो बूढ़ा थोड़ी हुआ। लेकिन ओल्डर और एल्डर का मतलब सिर्फ बूढ़े होने से नहीं होता है या सबसे बड़ा होने से नहीं होता। कई बार कुछ लोग ना ऐसा भी कह देते हैं कि सर जो तो अपनी फैमिली मेम्बर होते हैं ना, जैसे जो ब्लड रिलेशन के बड़े होते हैं, जैसे पापा हो गए, दादाजी हो गए, वो तो एल्डर हो गए, जो हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं होते वो ओल्डर हो जाते हैं। न जाने लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कहाँ से लेके आ जाते हैं कि हाँ वो अपने ही एक नए रूल बनाने के कह लो भी पहल दे देते हैं। हाँ अभी मैं अपना ही रूल बना लेता हूँ जी, जो ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं वो एल्डर हैं, जो नहीं ब्लड रिलेशन वाले वो ओल्डर हैं। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम बात करते हैं एल्डर वर्सेस ओल्डर की, देखो सबसे पहली बात समझने वाली चीज़ ये है कि जो एल्डर वर्ड है ना ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और जो ओल्डर वर्ड है ये पर्सन्स और प्रोडक्ट्स दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, एल्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज होता है, और जो ओल्डर वर्ड है वो पर्सन्स और प्रोडक्ट्स दोनों के लिए यूज होता है। एल्डर का मतलब होता है रिलेशन वाइज किसी से बड़े होना, रिलेशन में बड़े होना। ओल्डर का मतलब होता है एज गैप को शो करना। ठीक है, अब रिलेशन में बड़े होना और एज में बड़े होना ये दोनों में डिफरेंस होता है। कैसे, पहले सबसे एक बेसिक बात समझो। अब मान लो मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की तो क्या जरूरी है कि जो आपका टीचर होगा वो आपकी एज से बड़ा ही होगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है। ठीक है, कई बार टीचर की एज हमारे से कम भी होती है। अब मान लो आप डांस सीखने जा रहे हो, ठीक है, या मान लो आप जिम में जा रहे हो, वहाँ पे ट्रेनर आपसे छोटा भी हो सकता है लेकिन वो आपका टीचर है, वो आपको टीच कर रहे हैं। ठीक, जब हम रिलेशन वाइज बात करते हैं क्योंकि रिलेशन हमेशा किस में होते हैं, पर्सन्स में। ठीक है, अब मेरे पापा जी हैं वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनको ओल्डर नहीं कह रहा, वो एल्डर कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन की। मेरा बड़ा भाई है, वो चाहे मेरे से 2 साल ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो 1 साल ही बड़ा क्यों ना हो, वो कौन है, वो मेरा एल्डर भाई है। चाहे फिर वो मेरे से आधा घंटा बड़ा क्यों ना हो, ट्विन्स है लेकिन फिर भी वो आधा घंटा बड़ा है, तो भी क्या हुआ, वो मेरा एल्डर ब्रदर हुआ। ओल्डर क्या होता है, ये होता है पर्सन की जब एज गैप की बात करनी है। अब जैसे मैंने कहा कि 2 ब्रदर्स हैं, ठीक है, एक ब्रदर की जो एज है वो 5 ईयर्स का है और जो दूसरा है वो 6 ईयर्स का है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि यू आर 1 ईयर ओल्डर। ठीक है ना, यू आर 1 ईयर ओल्डर देन आई। कंपैरिजन आ गया। देखो ओल्डर क्या होता है, सेकंड डिग्री होती है। यू आर 1 ईयर ओल्डर देन आई। अब यहां पे बात क्या हुई, वो ये नहीं कि वो बूढ़े हो गए, या मान लो मैं कह रहा हूं कि दिस टेबल इज ओल्डर देन दैट टेबल, क्या वो बूढ़े हो गए? नहीं। दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट बिल्डिंग, दिस सिनेमा इज ओल्डर देन दैट सिनेमा। ठीक, ये नहीं कि वो बूढ़े हो गए, यानी कि उनके एज गैप का डिफरेंस है कि यार ये 1 साल पहले बन गया था, ये 1 साल बाद में बना, लेकिन वो 1 साल बाद में बनने के बाद ये नहीं कि वो पहले वाला बूढ़ा हो गया,
वो ओल्डर है, उनमें एज डिफरेंस है, उनमें गैप है ईयर्स का, तो उसे कहा जाता है ओल्डर। सेकंड नोटेबल चीज़ जो इसके अंडर आ जाती है वो ये है कि जब हम एल्डर की बात करते हैं तो एल्डर के साथ हमेशा टू लगाया जाता है, कभी भी हम एल्डर देन नहीं यूज़ करते। देखो एल्डर है तो ये भी ईआर एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है और हमें पता है कि इस कंपैरिजन में यूज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो एल्डर होता है क्योंकि वो हमारे से बड़े हैं तो उनसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, हम उसके बाद फिर एल्डर देन नहीं लिखते, एल्डर टू लिखा जाता है। लेकिन जो ओल्डर होता है उसके बाद हम क्या लिखते हैं, देन। ये नोटेबल चीज़ है, एल्डर टू होता है और ओल्डर देन होता है। ओल्डर किसी भी पर्सन्स या प्रोडक्ट्स की एज गैप, जैसे मान लो अगर हमने दादाजी की बात करनी है, अगर तो मैं दादाजी की एज के अकॉर्डिंग बात करूं कि मेरे दादाजी ना मेरे से 60 ईयर्स बड़े हैं, तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि माई ग्रैंड फादर इज एल्डर देन, वो गलत हो जाएगा। अगर मैंने एज गैप को शो करना है तो मैं क्या कहूँगा, माई ग्रैंड फादर इज 40 ईयर्स ओल्डर देन आई। हालांकि मेरे ग्रैंड फादर हैं, ब्लड रिलेशन भी है, सब कुछ है, पर फिर भी मैंने क्या यूज़ किया, ओल्डर देन। क्यों, मैं वहाँ पे एज गैप की बात कर रहा हूँ। एक मैं कह रहा हूँ वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हु इज द मोस्ट एल्डर पर्सन इन योर होम, माई ग्रैंड फादर, ठीक है। तो वो एल्डर है, वहाँ पे हम एज गैप की बात नहीं कर रहे कि वो मेरे से कितने बड़े हैं, कितना एज गैप है हमारे में, मैं सिंपली बात करूँ यार ये मेरे से बड़े हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो वो सारे ही हैं, वो ये नहीं कि वो सिर्फ आपके एज ग्रुप वालों को या आपके ब्लड रिलेशन वालों की आपने इज्जत करनी है, बाकियों की नहीं करनी। तो एल्डर का मतलब होता है रिलेशन वाइज किसी से बड़े होना, वो आपके एल्डर्स हैं। एज वाइज किसी से बड़े होना, वही पर्सन जब आपको रिलेशन के अकॉर्डिंग उसको देखते हो वो एल्डर है, जब आप उसको एज के अकॉर्डिंग देखते हो तो वो ओल्डर है। बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम म्यूचुअल एंड कॉमन। म्यूचुअल क्या चीज़ होती है? देखो म्यूचुअल ये आपको पता ही है, वैसे तो हमें फेसबुक के ने बड़ा सिखा दिया इस चीज़ को लेके। म्यूचुअल होता है दो लोगों के विचार की कोई चीज़। आप अक्सर ही जब फेसबुक यूज़ करते हो तो वहाँ पे होता है कि हमारे ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। म्यूचुअल का मतलब क्या हुआ, दो लोगों के या दो चीज़ों के, दो पार्टीज़ के, दो किसी प्रॉपर्टीज़ के बीच की कोई चीज़ जो होती है, दैट इज उसे कहते हैं म्यूचुअल है। कॉमन क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है वो चीज़ जो मोर देन टू चली जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि हार्ट डिसीजेज आर कॉमन दीज डेज, हार्ट डिसीजेज आर कॉमन दीज डेज। वो कॉमन क्यों है? क्या सिर्फ दो ही लोग हैं उनसे बीमार? नहीं, हार्ट डिसीज तो ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे घर में कोई ना कोई हार्ट पेशेंट हमारे मिल जाता है ना। किसी के हार्ट का पंप सही नहीं चल रहा, किसी को स्टंट पड़ा हुआ है, किसी की बाईपास सर्जरी हुई है, तो हार्ट डिसीजेज आर कॉमन दीज डेज। एक मैंने कहा म्यूचुअल। अब मान लो कोई एक ऐसा सिम्टम है जो अभी तक सिर्फ दो लोगों के विचार ही पाया गया, ठीक है, तो हम कहते हैं यार दिस सिम्टम इज म्यूचुअल बिटवीन ओनली बोथ ऑफ यू। ये और कहीं पे नहीं पाया जाता, सिर्फ तुम दो लोगों के विचार, हमने ये एक नया सिम्टम ढूंढा है बीमारी का, ये कुछ है, तो वो क्या है, दैट इज अ म्यूचुअल। या हम कई बार कहते हैं कि हमारी तो ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही बड़ी अच्छी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि हम दो लोगों के बीच की, क्योंकि जब बहुत सारा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जब क्राउड आ जाएगा तो वहाँ पे फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रह नहीं जाती, क्योंकि जितने लोग होते हैं उतनी बातें होती हैं। लेकिन जब दो ही लोग हैं, वो एक बात में एक बंदा सुन रहा है, एक बोल रहा है, कभी उसने उसकी मान ली, कभी उसने उसकी मान ली, तो वो क्या हो गया, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो बेसिकली म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो दो लोगों के विचार है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे म्यूचुअल कहा जाता है। और जो चीज़ दो से ज़्यादा के विचार निकल के आ जाती है, ये क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर्मर एंड फॉरमोस्ट की। फॉर्मर किसे कहा जाता है? देखो, फॉर्मर होता है एक्स पर्सन, उस सीट पे रहने वाला जो एक्स पर्सन होता है, हम उसे फॉर्मर पर्सन कहते हैं। ये फॉर्मर कोई कैप्टन भी हो सकता है, फॉर्मर कोई एमएलए भी हो सकता है, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हो सकता है। हम कहते हैं जी ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है हमारे, यानी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर या फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक। लेकिन फिर फॉरमोस्ट कौन होता है? फॉर्मर तो कोई भी बंदा जो उस पोजीशन पे पहले रह के गया है, चाहे वो साल रह के गया है, चाहे एक दिन के लिए रह के गया है, चाहे 10 सालों के लिए रह के गया है, वो सारे लोग कौन हैं? वो सारे लोग हैं फॉर्मर्स। फॉरमोस्ट कौन होता है? फॉरमोस्ट होता है जो बंदा मोस्ट नोटेबल होता है। वो फॉर्मर तो है ही है, वो साथ ही साथ मोस्ट नोटेबल भी है। हम एक एग्जांपल के जरिए इस चीज़ को ज़्यादा क्लैरिफाई मैं करता हूँ। देखो मान लो अगर हम बात करते हैं हमारी वनडे इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेट टीम की, ऑलमोस्ट सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ में, तो वनडे इंटरनेशनल अगर इंडियन क्रिकेट टीम की हम बात करते हैं, हमारा जो आज का प्रेजेंट कैप्टन है वो कौन है? दैट इज़ विराट कोहली।
प्रेजेंट कैप्टन है हमारा विराट कोहली, तो वो तो एक्स या फॉर्मर नहीं ना, वो तो प्रेजेंट है, वो तो भी चल रहा है। लेकिन विराट कोहली को छोड़ के आज तक जितने भी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन्स रहे हैं वो सारे के सारे कौन हो गए? फॉर्मर कैप्टन्स हो गए। वो सारे के सारे कौन हो गए? वो एक्स कैप्टन्स हो गए, हमारे फॉर्मर कैप्टन्स हैं या वो एक्स कैप्टन्स हैं हमारे। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि वो हमारे फॉर्मर कैप्टन्स हैं, वो हमारे एक्स कैप्टन्स हैं, उनमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी है, उनमें सौरव गांगुली भी है, उसमें सचिन तेंदुलकर भी है। सचिन तेंदुलकर भी तो एक बार कैप्टनशिप में ले चुका है ना, चाहे वो थोड़ी दिन के लिए रहा, चाहे वो एक सीरीज़ के लिए रहा हो, चाहे वो 2 सीरीज़ के लिए हो, जैसे सुरेश रैना है, ये भी 2 सीरीज़ के लिए कैप्टन था, ठीक। तो जितने भी लोग, चाहे वो एक मैच के लिए कैप्टन क्यों ना बने हों, वो एक बार कैप्टन बने थे, तो वो अब क्या हो गए? फॉर्मर। प्रेजेंट को छोड़ के बाकी जितने भी लोग आज तक इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं वो सारे कौन है? फॉर्मर कैप्टन हैं, ठीक है। अब फॉरमोस्ट किसे कहा जाएगा? अब देखो 80s में जब हम बात करते हैं तो 80s में सबसे जो सक्सेसफुल हमारा कैप्टन था वो कौन था? कपिल देव। हमें पता, देखो 80s में हम पैदा भी नहीं हुए थे, पर हमें फिर भी पता है कि ये कपिल देव ना 83 में वर्ल्ड कप जीत के लेके आया था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सक्सेस थी कि हाँ हमें पता है वो नोटेबल पर्सन है। अब जब हम बात करते हैं कपिल देव के बाद 80s में, 90s में कौन आता है? सौरव गांगुली, उसका भी बहुत नाम चलता है। अब कपिल देव और सौरव गांगुली के विचकार क्या कोई और कभी कैप्टन आया ही नहीं? ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि कपिल देव से के बाद सीधा गांगुली आ गया, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे कैप्टन और आए होंगे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही होगी, वो कैप्टन्स तो थे, वो फॉर्मर कैप्टन्स तो हैं, क्या वो नोटेबल हैं? नहीं है। अगर मैं सचिन तेंदुलकर की ही बात करूं, क्या सचिन तेंदुलकर एज अ कैप्टन फॉर्मर है या फिर वो फॉरमोस्ट है? द राइट आंसर इज वो फॉर्मर है, फॉरमोस्ट नहीं है। क्यों? हमें सचिन का तो बड़ा नाम है, पर जो सचिन का बहुत बड़ा नाम बना हुआ है वो एज अ बैट्समैन है या एज अ कैप्टन है? एज अ बैट्समैन। जब हम बैट्समैन की बात करेंगे तो सचिन कौन है? वो फॉर्मर बैट्समैन तो है ही है, वो साथ ही साथ कौन है? फॉरमोस्ट बैट्समैन। लेकिन जब हम उसे एज अ कैप्टन की बात करते हैं तो वो फॉर्मर कैप्टन तो है, पर वो फॉरमोस्ट कैप्टन नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं बात करता हूं महेंद्र सिंह धोनी की, तो अब वो रिटायर हो चुका है या कह लो वो अभी वो प्रेजेंट कैप्टन तो नहीं है, तो वो एक्स है हमारा, फॉर्मर कैप्टन है। लेकिन क्या वो फॉरमोस्ट है? बिल्कुल है। महेंद्र सिंह धोनी ने हमें तीनों वर्ल्ड कप जिताए हैं, ठीक है, T20 भी है, टेस्ट में भी है और वनडे में भी है, तो यानी कि वो तो फॉरमोस्ट है, नोटेबल है। तो असल में फॉर्मर का मतलब होता है उस पोजीशन पे रहने वाला हर एक वो बंदा जो पहले उस पोजीशन पे कभी ना कभी रहा हो, चाहे थोड़ी देर के लिए चाहे बहुत देर के लिए। और फॉरमोस्ट कौन से लोग होते हैं? जो नोटेबल होते हैं, जिनका एक हमें पता होता है यार ये बंदा बड़ा अच्छा था। अगर मान लो मैं आपको कहता हूँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हमारे कौन कौन है, तो जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की बात आती है, देखो 80 ईयर्स अराउंड हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए, बहुत सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होकर गए हैं, लेकिन हमें जब नाम लेना होता है तो किसका लेते हैं हम एक इंदिरा गांधी का नाम ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले लेते हैं। अब देखो मोदी जी तो वो तो प्रेजेंट है, उनका तो नाम अभी नहीं आएगा क्योंकि वो फॉर्मर नहीं, वो तो प्रेजेंट चल रहे हैं ना, ठीक। तो अब वो जो जिनका नाम हमारे माइंड में आ रहा है वो सारे कौन है? फॉरमोस्ट। प्राइम मिनिस्टर तो और भी बहुत सारे रह के गए हैं, कि आपको सभी का पता है, क्योंकि वो नोटेबल नहीं है, वो सिर्फ बुक्स में होगा कि हाँ जी ये फॉर्मर है। हमें जिनके बारे में पता है वो कौन है? फॉरमोस्ट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फर्दर एंड फार्दर। फर्दर का मतलब क्या होता है? असल में फर्दर का मतलब होता है द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। जब हम किसी नेक्स्ट नॉलेज की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो वहां पे यूज होता है वर्ड फर्दर। फार्दर, फार तो आपको पता ही है दूरी से बना हुआ वर्ड है। फार्दर, फार का मतलब क्या होता है? दूर होना, ठीक है, डिस्टेंस वाइज दूर होना। तो फार्दर का मतलब होता है द नेक्स्ट डिस्टेंस, ठीक है, फर्दर एंड फार्दर। कैसे? अब मान लो कोई सीबीआई, जैसे सिंपल सी बात है, सीबीआई भी छोड़ो, मान लो मैंने कहा सर मैंने ना फर्दर स्टडीज़ करनी है, हम यही कहते हैं ना कि आई एम गोइंग टू अब्रॉड फॉर माई फर्दर स्टडीज़। फर्दर का मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जाना है, नेक्स्ट हमने कोई नॉलेज इकट्ठी करने जाना है, तो फर्दर का मतलब होता है द नेक्स्ट स्टेप ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड फर्दर, ठीक है। कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो, चाहे पढ़ भी रहे हो, तो वो भी दैट इज द गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, ठीक। तो उसे कहा जाता है फर्दर। फार्दर का मतलब है नेक्स्ट डिस्टेंस। अब मान लो मैंने कहा कि सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, CBI is investigating the case, still he need the next information, यानी कि still he need the further information, उसको अभी और भी information चाहिए, तो further information is required in this step, further information is required, यानी कि next knowledge is required in this step। एक मैंने कहा after completing the 500 kilometers, after completing
500 किलोमीटर्स येट वी आर नॉट एट आवर पॉइंट। 500 किलोमीटर दूर तय करने के बाद भी हम अपने पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं। वी नीड टू गो फर्दर के फार्दर। अब हमने आगे जाना है, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो वो क्या दिखेगा, फार्दर। वो फर्दर नहीं होगा, वी नीड टू गो फार्दर, क्योंकि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्टेंस वाइज आगे जाने की। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईच एंड एवरी। ये दोनों क्या होते हैं? ईच और एवरी का मतलब कि देखो, ईच का मतलब है हर कोई, एवरी का मतलब वो भी सेम है, हर कोई, हर बार, हर कोई। दोनों ही क्या होते हैं? जब हमने प्रनाउन किया था, अगर आपको याद हो, उसमें जिन बच्चों ने अभी प्रनाउन नहीं देखा वो जाके दोबारा हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें। तो प्रनाउन में हमने किया था, प्रनाउन में हमारा क्या चल रहा था, हमने टाइप्स की थी। सबसे पहले हमारे पास क्या थी, पर्सनल टाइप। इसके बाद हमारे पास आ गया था इंडेफिनेट। इंडेफिनेट के बाद हमारे पास था वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउंस थे। फिर हमारे पास आते हैं जो ये टाइप ईच और एवरी, ये क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन। प्रनाउंस में क्या था हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउंस थे, जिसके अंडर ये दोनों वर्ड थे, ईच और एवरी, दोनों क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन। अगर हम थोड़ी सी बात करें कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन क्या था, जहां पे जो मैनर चलता है वो 1 by 1 या 1 at a 1 टाइम वाला मैनर चलता है। कौन सा मैनर, 1 by 1, यानी कि एक एक करके। वहां पे मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि ऑल ऑफ यू स्टैंड अप, ऑल ऑफ यू स्टैंड अप, यानी कि सारे एक साथ खड़े हो जाओ। एक मैंने कहा था कि ऑल कि ईच पर्सन विल बी सिलेक्टेड, या फिर ईच ऑफ यू कम आउटसाइड, यानी कि सारे लोगों ने बाहर आना है पर एक एक करके। जब वो 1 by 1 या 1 at a 1 टाइम की बात होती है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। वो ईच और एवरी वाला केस आ जाता है। लेकिन अब ये दोनों ही क्या है, देखो, अगर तो इसका ऑल के साथ कंपैरिजन हुआ होता तो हम कह देते सर ऑल का मतलब है सारे एक साथ, ईच का मतलब है जी 1 by 1, बात खत्म हुई। लेकिन यहाँ पे ईच और एवरी दोनों ही क्या है, दोनों का ही मतलब है 1 by 1। फिर हमें पता कैसे चलेगा भी कि हमने करना क्या है? अगर दोनों का मतलब 1 at a 1 टाइम है या 1 by 1 है, तो फिर हमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, डिफरेंस किस चीज़ का होता है? ईच का मतलब होता है नोन पर्सन्स और नोन ग्रुप, और छोटा जो ग्रुप होता है, जो स्मॉल ग्रुप होता है, पर्टिकुलर जिसकी हम बात करते हैं, वो होता है ईच। एवरी क्या होता है? एवरी होता है अननोन और अ बिग ग्रुप, हर कोई। ठीक है, दोनों में मैनर जो चल रहा है वो क्या है, मैनर दोनों में 1 by 1 का ही चल रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? एक नोन ग्रुप है, एक अननोन है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अब मान लो एक क्लास की बात हो रही है, टीचर क्लास में आके कहता है कि ईच ऑफ यू, क्योंकि टीचर उस क्लास के सभी विद्यार्थियों को जानता है, तो उसने कहा कि ईच ऑफ यू विल गेट दीज नोटबुक्स या ईच ऑफ यू विल गेट दीज नोट्स, है ना, आप सभी को ये नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स कैसे मिलेंगे या बांटेंगे कैसे? 1 by 1 करके। तो वहाँ पे आ गया कि ईच ऑफ यू विल गेट दीज नोट्स। लेकिन एक हम बात कर रहे हैं कि मान लो कोई कोचिंग सेंटर है, कोई अकेडमी है, वहाँ पे बात चल रही है कि हर कोई जो भी बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेगा वो हमारे सारे नोन थोड़ी ना है। अभी तो कईयों ने एडमिशन ली भी नहीं, हम बात कर रहे हैं सभी की। हर कोई जो भी यहाँ पे एडमिशन लेगा उसको देखो बुक सेट तो मिलना ही मिलना है। एवरीबडी एक बड़ा ग्रुप हो गया। अब वो पर्टिकुलर से निकल के बाहर आ गया। जब तो टीचर क्लास में ये अनाउंसमेंट कर रहा है वो एक पर्टिकुलर है, हम बाकी क्लासेस के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, हम बाकी स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, हम किसी और को ये चीज़ नहीं दे रहे, सिर्फ उसी क्लास के उन्हीं बच्चों को हम ये नोट्स बांट रहे हैं। तो वहाँ पे पर्टिकुलराइजेशन आ गई है, नोन ग्रुप आ गया है, तो वहाँ पे आ गया ईच। लेकिन एक मैं जनरली बात करता हूँ, एवरीबडी हु गेट्स एडमिशन इन दिस अकेडमी विल गेट द बुक सेट। Everybody who gets admission in this academy will get the book set। तो everybody, वो मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहा, मैंने कहा हर कोई जो भी यहाँ पे एडमिशन लेगा उसको बुक सेट तो मिलेगा ही मिलेगा। जब वो एक लार्ज एरिया आ गया, अननोन एरिया आ गया, पर्टिकुलर से निकल के बाहर आ गया, तो वहाँ पे क्या यूज़ हुआ, वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं एवरी। ठीक है, यहाँ तक बात हुई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ईदर एंड एनी। अब आप ये हमने पहले भी किया था जब प्रोनाउंस कर रहे थे, प्रोनाउंस में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किए थे, उसी के अंडर ही हमने बात की थी। अब देखो, हमें पता है कि ईदर और नीदर ये दोनों कितने लोगों के लिए यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं 2 लोगों के लिए। एनी और नन ये कितने लोगों के लिए यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं मोर देन 2 के लिए। ऐसे ही कर रहे थे हम, जो ईदर और नीदर हैं ये 2 लोगों के लिए यूज़ होते हैं, और जो एनी और नन है ये मोर देन 2 लोगों के लिए यूज़ होते हैं। ईदर और एनी ये पॉजिटिव में यूज़ होते हैं, हमने ये भी बात की थी। नीदर और नन नेगेटिव में यूज़ होती हैं। ठीक है, फिर हमने जो एग्जांपल की थी, अब मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि
बोथ ऑफ थ्री स्टूडेंट्स, सॉरी, नीदर ऑफ थ्री स्टूडेंट्स। अब नीदर ऑफ थ्री स्टूडेंट्स, और आगे यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात चलो हम यहाँ पे ये देखते हैं, नीदर ऑफ थ्री स्टूडेंट्स, क्या ये सही है भी नीदर ऑफ थ्री स्टूडेंट्स? हमें पता है सर ये आपको ये तो गलत हो गया जी, क्यों? नीदर कितने लोगों के लिए आता है? ये यहाँ पे देखो, नीदर तो सिर्फ दो लोगों के लिए आता है। अगर नीदर सिर्फ दो लोगों के लिए आता है तो फिर यहाँ पे तीन स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक और बात, ये नहीं कि नीदर लगा हो तो हम यहाँ पे दो कर देंगे, स्टूडेंट्स की गिनती को कम नहीं करना, ये तो सारा नोशन ही चेंज कर देगा सेंटेंस का। स्टूडेंट्स तीन ही रखने हैं, कहीं ऐसा हो कि आप नीदर देख के दो की जगह तीन कर दो। स्टूडेंट्स तीन ही रहेंगे, लेकिन नीदर की जगह पे क्या आएगा? नेगेटिव है नीदर, तो नेगेटिव का रिप्लेस कौन होगा? नन। तो यहां पे क्या वर्ड आ जाएगा? नन। ठीक है, तो नन ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स। अब देखो आगे क्या है, नन ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स इज फिट फॉर द जॉब और आर फिट फॉर द जॉब। द राइट आंसर क्या होगा? नन ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स इज फिट फॉर द जॉब, या फिर नन ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स आर। अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि सर स्टूडेंट्स लगा हुआ है जी, प्लूरल है तो आर लिख देते हैं, पर ये गलत हो जाएगा। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये जो आपके तीन ये पेयर्स बन रहे हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ठीक है, इन सभी के साथ जो वर्ब आती है ये हमेशा याद रखना है कि इन सभी के साथ जो वर्ब आएगी दैट ऑलवेज विल बी अ सिंगुलर वर्ब। ईच के बाद, एवरी के बाद, ठीक है, मान लो मैं कह रहा हूँ ईच ऑफ अस इज सिलेक्टेड, ईच ऑफ अस, हालांकि प्लूरल की बात हो रही है कि हम जो सारे लोग थे वो सिलेक्ट कर लिए गए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे आर नहीं लिख देना कि ईच ऑफ अस आर। अगर तो सिर्फ अस होता है, ठीक है, या वी आ जाता है या अस आ जाता है, फिर तो आर ही लाता है। लेकिन अगर उसके आगे ईच लिखा आ गया, एवरी लिखा आ गया, ये हमने बात कहाँ पे की थी? ये बात हमने वहाँ पे की थी जब हम प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन एग्रीमेंट कर रहे थे कि अगर एंड के साथ दो चीज़ों को जोड़ोगे तो प्लूरल वर्ब है, लेकिन अगर इन दोनों के आगे ईच या एवरी लिखा हुआ आ गया फिर वर्ब सिंगल आ जाती है। तो सेम रूल यहाँ पे चल रहा है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, इन सभी के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा कौन सी आएगी? सिंगल। अब मान लो लिखा जाता है एनी ऑफ यू बोथ इज या आर, एनी ऑफ यू बोथ इज और आर। पहली बात तो अगर तो बोथ को लेके फिर तो आर आना चाहिए, ठीक है, और उससे भी पहली बात बोथ का मतलब है दो, क्या दो के लिए एनी आता है? नहीं, एनी तो मोर देन टू के लिए यूज होता है, यानी कि एनी का रिप्लेस कौन है? आइदर। तो हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? आइदर ऑफ यू बोथ। अब आइदर तो लिख दिया, आइदर ऑफ यू बोथ इज आएगा या आर आएगा? हमें पता है कि आइदर के बाद हमेशा कौन सी वर्ब यूज होनी है? सिंगुलर। तो आइदर ऑफ यू बोथ इज, आर नहीं आ सकता। ठीक है, बात समझ आई? ईच, एवरी, आइदर, एनी, नाइदर, नन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ऑल की तरफ। ऑल का मतलब क्या होता है? सारा। होल का मतलब क्या होता है? तो वो भी सारा ही होता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? हम ऑल कब यूज करते हैं, हम होल कब यूज करते हैं? ठीक है, ऑल और होल, इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होता है? देखो कई बार ना हम जब पंजाबी बनाते हैं तो हम पंजाबी में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी भी इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनको अगर आप पंजाबी में समझना चाहोगे ना तो वो उनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल पाएगा। इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है, पंजाबी एक अलग लैंग्वेज है, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ऑल का मतलब क्या होता है? देखो ऑल का जो मतलब होता है, ऑल का मतलब पहली बात तो जो ऑल है वो यूज़ होता है प्लूरल्स के लिए। ये चीज़ याद रखने वाली है कि ऑल के बाद हमेशा प्लूरल यूज़ होता है। ठीक है, ऑल के बाद हमेशा प्लूरल यूज़ होता है। जो होल है उसके बाद सिंगल या फिर अनकाउंटेबल की बात आती है। अगर हमने सिंगल की बात करनी है या अनकाउंटेबल की बात करनी है तो वहां पे हम ऑल की बजाय क्या लिखते हैं? होल। ऑल का मतलब क्या हुआ? प्लूरल के लिए। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि आई फाउंड ऑल द एप्पल्स, आई फाउंड ऑल, क्योंकि मैं एप्पल्स प्लूरल वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसके आगे मैं होल एप्पल्स नहीं कह सकता। आई फाउंड ऑल द एप्पल्स इन हिज बैग, उसके बैग में मुझे सारे एप्पल मिल गए। वो जितने भी थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, पर एक नहीं था, मोर देन 1, यानी कि वो प्लूरल थे और मुझे वो सारे एप्पल कहाँ पे मिले? उस बंदे के बैग में मिल गए। एक मैं कह रहा हूं अ किड हैज टेकन द होल एप्पल, वो सिंगल है,
अ किड हैज़ टेकन द होल एप्पल, बच्चे ने एक सारा एप्पल खा लिया। अच्छा, कई बार होता है ना, हम कहते हैं अच्छा बच्चे इसने सारा बनाना खा लिया एक पूरा, हाँ इसने पूरा एक फुल्का खा लिया, हाँ जी इसने पूरा एक फुल्का खा लिया, तो होल चपाती। ऑल चपातीज का मतलब क्या हो जाएगा, मोर देन वन, और वो सारे के सारे। होल का मतलब होता है सिंगल बट कंप्लीट, है ना, सिंगल बट कंप्लीट, या फिर अनकाउंटेबल। द होल लैंड इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। हम ये नहीं कह सकते कि ऑल लैंड, वो गलत हो जाएगा। द होल लैंड, अ पीस ऑफ लैंड जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं, ऑल द प्लॉट्स आर, है ना, ऑल द प्लॉट्स प्लूरल बन गया। अगर आप उसे प्लॉट्स को लैंड कह रहे हो, सिंगल लैंड की बात हो रही है, द होल लैंड इज कल्टिवेटेड, या फिर द होल लैंड इज बैरन। एक मैं कह रहा हूं ऑल द प्लॉट्स या ऑल द एकर्स, ठीक है, या जैसे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ऑल द स्टूडेंट्स आर पनिश्ड, ऑल द स्टूडेंट्स, वो प्लूरल की बात हुई। एक मैंने उसी स्टूडेंट्स की बजाय मैंने क्लास वर्ड यूज कर लिया, द होल क्लास इज पनिश्ड, द होल क्लास इज पनिश्ड। समझाई बात। तो जब तो आप सिंगल या अनकाउंटेबल की बात करोगे तो क्या यूज करोगे, होल। लेकिन अगर आप प्लूरल की बात कर रहे हो तो क्या यूज होगा, ऑल होगा। चलो यहां तक बात समझ आई। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ड सिक एंड इल। सिक क्या होता है, इल क्या होता है। देखो बचपन से लेके आज तक ना हमने बड़ी सिक लीव की एप्लीकेशन लिखी हैं। हम थर्ड क्लास में होते हैं कि तभी हमें क्या होता है कि सिक लीव वाली एप्लीकेशन लिखानी शुरू कर दी जाती है, भाई चलो बेटा सिक लीव वाली एप्लीकेशन लिखो, है ना। तो उसमें हम क्या करते थे, कई बार तो हम ये लिखते थे कि सर आई एम सिक आई कैन नॉट कम टू स्कूल, या हम कई बार लिख देते थे कि सर आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। क्या आपको आज तक पता चला है कि एग्जैक्टली वो क्या होता है। हमें लगता था कि सिक का मतलब होता है बुखार होना, या इल का मतलब है बुखार हो गया, लेकिन बुखार को तो फिर फीवर भी कहते हैं। अगर बुखार है वो तो फीवर होता है, सिक और इल क्या होता है, हमें दोनों का मतलब यही लगता है कि दोनों का मतलब होता है बुखार होना। अब कई बार क्या होता है, हम किसी के घर जाते हैं, मान लो कोई पर्सन बीमार था, हम उसके पास जाते हैं, अच्छा भाई साहब क्या हुआ, वो कहते हैं यार मैं ना बीमार हूँ। अच्छा क्या हो गया, हम कहते हैं, वो कहता है मुझे बुखार है। पहले उसने कहा मैं बीमार हूँ, फिर उसने कहा मुझे बुखार है। इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है, मैं बीमार हूँ मुझे बुखार है, हमें लगता है दोनों सेम ही चीज़ें। अब देखो बीमार का मतलब होता है सिक, बुखार का मतलब होता है इल, फिर फर्क क्या है। सिक का मतलब क्या है, सिक का मतलब होता है यू आर नॉट फीलिंग वेल, ड्यू टू एनी ऑफ द थिंग यू आर नॉट फीलिंग वेल मीन्स दैट यू आर सिक। ये नहीं कि आपको बुखार ही हुआ होगा। इल क्या है, दैट इज अ नेम ऑफ डिसीज जस्ट लाइक इक्वल्स टू फीवर। फीवर क्या है, एक डिसीज का नाम है, ठीक है। कैंसर क्या है, एक डिसीज का नाम है। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, एक डिसीज का नाम है। अब जब मैंने ये कहा कि मैं बीमार हूं, क्या जरूरी है कि मुझे बुखार ही हुआ होगा। अब जिस बंदे को डायबिटीज है क्या वो बीमार नहीं है, बीमार तो वो भी है। अब जिस बंदे को कैंसर है क्या वो बीमार नहीं है, बीमार तो वो भी है। जिस बंदे का हेडेक है वो बीमार तो वो भी है, ठीक है। बीमारियां तो बहुत सारी है ना, कोई जरूरी तो नहीं कि सिर्फ बुखार ही बुखार बीमारी होती है, फीवर आ जाना ही बीमारी होती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आपको कोल्ड भी है स्टिल यू आर, है ना, आप सिक हो। तो यानी कि सिक का मतलब क्या हुआ, ड्यू टू एनी ऑफ द डिसीज या ड्यू टू एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस यू आर नॉट फीलिंग वेल इज कॉल्ड आई एम सिक टुडे। या इसमें मेंटली सिक वाला वर्ड नहीं मैं यूज कर रहा, वो एक अलग टर्म बन जाती है मेंटली सिक, ठीक है। तो यू आर नॉट फीलिंग वेल ड्यू टू एनी ऑफ द डिसीज और एनी ऑफ द अदर थिंग, दैट मीन्स आई एम सिक टुडे। यार मैं ना सही नहीं फील कर रहा आज, मैं सिक फील कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मुझे बुखार है, मैं सिक फील कर रहा हूँ, यानी कि मैं बीमार हूँ, बुखार नहीं है मुझे। अब जब हम किसी का पता लेने जाते हैं, अच्छा भाई साहब क्या हुआ, यार मैं ना बीमार पड़ गया था। अच्छा क्या हुआ, पता नहीं लगा क्या हुआ, रात को ऐसी एक उल्टी सी आई, इसके बाद मेरा शरीर मेरा साथ देना छोड़ गया। अब रात को एक उल्टी आई, उसको बुखार थोड़ा ना हुआ, वॉमिटिंग हुई। तो वो चीज़ क्या है, वहाँ पे वो अपनी बंदा क्या करेगा, अपने डिसीज़ का नाम लेगा। जैसे इल एक डिसीज़ का नाम होता है, कैंसर एक डिसीज़ का नाम होता है, हाई ब्लड प्रेशर एक डिसीज़ का नाम है, ठीक है, डायबिटीज़ एक डिसीज़ का नाम है। तो इल इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ डिसीज़, पर ड्यू टू एनी ऑफ द डिसीज़ यू आर नॉट फीलिंग वेल इज कॉल्ड सिक। तो लास्ट की बात करते हैं हम, ऑरल एंड वर्बल। ऑरल क्या होता है, ऑरल होता है जी मुंह जुबानी। वर्बल क्या होता है, होता तो ये भी मुंह जुबानी है। लिखने को क्या कहते हैं, रिटन, ठीक है। वर्बल लिख के नहीं होता, लिखने वाले को क्या कहा जाता है, रिटन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अच्छा ऑरल मुंह जुबानी होता है जी, वर्बल लिख के नहीं, लिख के तो रिटन होता है, हमने रिटन में दो मुझे ये चीज़। ऑरल और वर्बल में किस चीज़ का डिफरेंस है, देखो एक सिंपल सी आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। ऑरल का मतलब क्या होता है, ऑरल का मतलब कहते हैं मुंह जुबानी। अब जो आपके वाइवास हुए थे वो सारे क्या थे, ऑरल हुए थे। अब मैं एक बात बताता हूँ, अच्छा अगर आपके मान लो वाइवास वर्बल हुए होते तो हम कहते सर वर्बल ही थे, पर अगर वो बोल के ही थे तो वो तो वर्बल ही हो गए। नहीं, ऑरल और वर्बल में डिफरेंस किस चीज़ का होता है। जो ऑरल वर्ड होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं कन्वे द मैसेज,
कन्वे मैसेज टू द अनदर पीपल टू द अनदर पार्टी इज कॉल्ड एन ऑरल मैसेज। हम कहते हैं बोल के यार ये उस बंदे को बता देना, तो दैट इज एन ऑरल मैसेज। वर्बल क्या होता है? वर्बल होता है कैरी सेम वर्ड्स, किसी को वो मीनिंग समझ आए या ना आए, किसी को वो मैसेज समझ आए या ना आए, पर आपने वर्डिंग सेम रखनी होती है, कैरी सेम वर्ड्स, उसे कहा जाता है वर्बल। कैसे? अब मान लो जैसे आपके जब वाइवास हुए थे, ऑरल वाइवास थे आपके, वो वर्बल क्यों नहीं थे? ऑरल वाइवास क्या थे? आपके एग्जामिनर क्या है, आपको एक क्वेश्चन पुट करता है भी बेटा मुझे इस बात के बारे में बताओ, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है? या आपने मान लो आपने कोई प्रैक्टिकल फाइल ही बनाई है तो उसके बारे में पूछा जाता है, अच्छा ये तुमने जो फाइल बनाई है इसको कैसे आपने मेजर किया, ये क्या किया, वो क्या किया, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, आप उसको एक मैसेज कन्वे कर देते हो भी सर मैंने ना इसको पहले ऐसे किया, ये ऐसा होता है। आप कोई बुकिश नॉलेज नहीं वहाँ पे लिख रहे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाइवास होते हैं, ठीक है? आप कोई बुकिश जो बुक में लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ आप रट्टा मार के नहीं बोल रहे, आपने जो एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को लेकर, आपने जो आपको पता है, जो आपकी नॉलेज है, आप उस चीज़ को वहाँ पे कन्वे कर रहे हो। सॉरी, तो आप वो जो नॉलेज है आपने उसको कन्वे कर दिया, आपने एक मैसेज कन्वे कर दिया। ये मान लो मैं कहता हूँ कि जिन बच्चों की अभी फीस नहीं ना आई तो वो अपनी फीस दे दो। अब आपने यही बात अपने पेरेंट्स को बोली कि वो ना यार वो बंदे फीस मांग रहे थे, हमें पैसे दे दो, फीस भरनी है। मैसेज तो सेम रहा, क्या हमारी वर्डिंग सेम रही? वर्डिंग तो सेम नहीं है ना, मैसेज सेम है। तो मैंने आपको मैसेज कन्वे कर दिया, आपने आगे मैसेज कन्वे कर दिया, दैट इज एन ऑरल मैसेज। वर्बल क्या होता है? वर्बल होता है जब हम किसी की डेफिनेशन सुनाते हैं। अब मान लो मैं कहता हूँ अच्छा बेटा ऐसा करो, व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो हमें पता है, हमें याद है, बचपन से हमें याद करवाया जाता है डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है? सर डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। किसी को वो मैसेज समझ आए चाहे ना आए, उसका मीनिंग समझ आए चाहे ना आए, पर हमने वर्डिंग सेम रखनी होती है। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इवन हम टू फॉर बाय को भी इधर उधर नहीं कर सकते। अगर पहले टू आएगा तो टू ही आएगा, पहले लास्ट में बाय आना तो वो बाय ही आना है, ठीक? तो वो चीज़ होती है वर्बल मैसेज। जब आप किसी की डेफिनेशन सुनाते हो, या कई बार कोई ऐसी बात होती है हमें सुनाना पड़ता है, यार तुमने उस दिन ये कहा था, हम वो डिट्टो सेम लाइन उसको सुनाते हैं, याद है ना तुम्हारी शब्द थे ये, तुम्ही ने ऐसा कहा था। तो वो जो सेम शब्दों को हमने उस बंदे के सामने रख दिया, दैट इज़ अ वर्बल मैसेज। या जैसे हम कई बार हमें क्या होता है कि जैसे व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो मैसेजेस आते हैं, हमें एक ऑडियो मैसेज आया, वो रिटन में तो नहीं है, वो ऑडियो मैसेज है, हमने उसको एज इट इज़ आगे सेंड कर दिया, तो वो ऑरल मैसेज हुआ कि वर्बल मैसेज हुआ? दैट इज़ अ वर्बल, क्योंकि हमने वर्डिंग सेम रखी है। हमने जो मुझे समझ आया मैंने वो आगे बोल के किसी और को नहीं सुनाया, जो मेरे पास आया था हमने एज इट इज़ उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड अ वर्बल मैसेज, ठीक है? तो यहाँ तक एक बार आप इसे अच्छे से देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि ये सारा जो आज का हमारा कंसेप्ट है डिटर्मिनर्स का, जो कॉमन कह लो या पजलिंग जो पेयर्स होते हैं हमारे, ये आपको समझ अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक? तो लास्ट में जाते जाते एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे, अब देखो आप पता क्या वीडियो को देख तो रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन जो वो लाइक वाला बटन है वो प्रेस नहीं कर रहे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, जितने बच्चे भी आप देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि हमें भी अप्रिशिएशन मिल जाती है कि हाँ हमारा जो काम है वो एक अच्छे से चल रहा है, ठीक है? साथ ही साथ जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए आए हैं या आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो जो आपने देखी है, तो प्लीज़ वॉरियर जोन को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नेक्स्ट भी ऐसी ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें। हमारा ये कैसा चैनल है, यहाँ पे हम एक रेगुलर वीडियोस आपको दे रहे हैं। डेली की 3 या 4 वीडियोस आपके लिए हर बार आती हैं। उसमें एनडीए का मैथ्स अलग से है, एफकट सीडीएस के मैथ्स की जो वीडियोस हैं वो अलग से हैं, हाई लेवल मैथ्स अलग से है, बेसिक लेवल मैथ्स अलग से आ रहा है। डेली आपको इंग्लिश की वीडियोज़ मिल रही हैं, डेली आपको रीजनिंग की वीडियोज़ मिल रही हैं, बहुत जल्द जीके की वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब तक आप वो बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे ना, तो आप बहुत सारी वीडियोज़ को मिस कर जाओगे, ठीक है? ऐसा ही होता है कि हम एक वीडियो देख लेते हैं, दूसरी को हम देख नहीं पाते, या कई बार क्या होता है कि हमारा एक कंसेप्ट चल रहा होता है, इसके बाद दूसरी वीडियो कब आई हमें पता ही नहीं चलता, तो वो मिस हो जाती है। तो इससे पहले कि वो वीडियोस हमारी मिस हो या हमारी एक रेगुलरिटी ना बने, देखो क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस रेगुलरिटी से हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी रेगुलरिटी से आप पढ़ो भी। तो जैसे आपको वीडियो आती है, आपको पता है कि मेरी आज की ये वीडियो है, मैंने आज ये देखनी ही देखनी है सोने से पहले, तो जैसे आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, आपके माइंड में वो चीज़ स्ट्राइक करती रहेगी कि नहीं यार सोने से पहले मैंने ये 3 वीडियोज़ हैं, सो देख कर ही सोना है, सीख कर ही सोना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।